हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन के जो गणित के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके संबंध में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हॉस्टल वार्डन का फॉर्म डाला है या हॉस्टल अधीक्षक का फॉर्म डालने वाले हैं। उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। यहाँ हम आपको गणित के टॉप 25 क्वेश्चन पूरा का पूरा हल कराएंगे और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं हॉस्टल अधीक्षक में, और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो टॉप के 25 क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हल करके जाएंगे। और यहाँ मैं आपको पूरा 25 का 25 क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा ये सॉल्यूशन मिलेगा आपको। आसान हल किस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं और 25 में 25 अंक लाने का आप यहाँ प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना तो यही कोशिश रहेगा। और सभी प्यारे अभ्यर्थियों से कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके चैनल, आपके यूट्यूब में आराम से हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है, तो कोई यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बस करना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ या कोई वीडियो प्रोवाइड कराऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लगातार क्वेश्चन, पूरे 25 क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इधर साइड स्क्रीन में। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है वो कौन सी होगी। तो 1018 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा कौन सा होगा। देखिए 1018 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, ऐसी संख्या हमको खोजनी है। तो देखिए 1018 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्लियर। अब 1018 के समीप कौन सा है जो पूर्ण वर्ग है। 1018 के पास पूर्ण वर्ग कौन सा है, अगर हम देखें तो हमको याद रखना पड़ेगा भाई इसके लिए कि 1018 के पास 1024 जो होता है ना, वो एक पूर्ण वर्ग है। 1000 क्या है, 1024 जो है क्या है, पूर्ण वर्ग है। ध्यान रखिएगा इस बात का, 1024 क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 1018 में हम क्या जोड़ रहे हैं कि वो 1024 बन जाए। तो ऑप्शन से ही आप देख सकते हैं 5 जोड़ने पे 1024 होगा क्या, नहीं। तो 1018 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो 1024 बन जाता है। और 1024 क्या है, पूर्ण वर्ग है। अगर आपको पूर्ण वर्ग याद है तो बहुत आसानी से अब बना सकते हैं, और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि पूर्ण वर्ग आप याद ही कर लो। ठीक है, कम से कम 35 तक के वर्ग आप याद कर लीजिए ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, अगर 3 का वर्ग पूछे तो 9 होता है। ठीक है, 4 का क्या होता है, 16 होता है। 5 का क्या होता है, 25 होता है। इस तरह से आप याद रख लेंगे ना तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। तो यही सवाल समझ आया आपको। यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, ऑप्शन से ही हमने इसको हल कर दिया। अब कोई किसी भी तरह का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाना पड़ा। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 2 अंकों का योग 144 है। ध्यान से देखिएगा, 2 अंकों का योग 144 है बोल रहा है, तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 420 है। तो छोटा अंक कौन सा होगा बोल रहा है। देखिए एकदम आसान है भी, 2 अंकों का योग हमको दे दिया है। 2 अंकों का योग 144 है। मान लेते हैं एक संख्या 2 अंकों का योग 144 है। देखिएगा थोड़ा समझिए बात को कि 2 ठो अंक है, एक संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है, y है। इन दोनों का योग क्या है, 144 मान लो कह रहा है। ठीक है, अब उनका लघुत्तम समापवर्तक 420 है। इसको 1 मिनट के लिए हम अभी छोड़ देते हैं, आगे काम करेंगे, इसको सोचेंगे। ठीक है, पहले तो 2 अंकों का योग जो 144 है उसके बारे में हम पूरा इत्मीनान से बात करते हैं। तो इसमें से छोटा अंक होगा, छोटा अंक कौन सा होगा। मान लिए x जो है क्या है, छोटा है, और y क्या है, बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया, x क्या है, छोटा अंक है, y क्या है, बड़ा अंक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, छोटा अंक को पूछा है ना क्वेश्चन में, चलिए हम छोटा 60 को ले लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन से ही हल कर देता हूँ मैं। देखिएगा 60 अगर छोटा अंक है, ठीक है, तो बड़ा अंक क्या रहेगा। तो बड़ा अंक तो अभी पता नहीं भाई हमको, बड़ा का बड़ा लिख दिया मैं। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 144, क्योंकि दोनों का योग तो 144 होता है बोल रहा है। ठीक, तो बड़ा कितना आ जाएगा, देखिएगा बड़ा अंक हमारा आ जाएगा 144 माइनस 60, 144 ऋण 60। ठीक है, 60 को उधर पक्षांतर करोगे तो 144 में से 60 जाएगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 84। ठीक, मतलब आपको यहाँ से ये चीज़ पता चला कि छोटा अंक जो है वो है, इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा छोटा अंक जो है वो है कितना, 60, और जो बड़ा अंक है वो है क्या, 84। ठीक,
छोटा और बड़ा हमको पता चल गया। लेकिन हाँ याद रखिएगा, इसको अभी हमने माना है, ये सही निकलता है कि नहीं वो बात की बात है। क्लियर हुआ? चलिए इतना तो पता चल गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि छोटा और बड़ा, हमको एक और जानकारी दिया है यहाँ। एक और जानकारी क्या है देखिएगा, ठीक है, एक और जानकारी यहाँ पे दिया है, उस जानकारी को देख लेते हैं थोड़ा। देखिएगा एक जानकारी और हमको दिया है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 420 है। ठीक, तो छोटा अंक हमको भी क्या मिला था, छोटा अंक हमको हमने माना था 60 और बड़ा अंक कितना आया था हमारा, बड़ा अंक जो आया था 84। ठीक है, अगर हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 420 अगर आ गया तो हमारा जो मानना था वो सही है, सीधी सी बात है। तो इन दोनों का लघुत्तम लेने आप आराम से आता है आप सभी को। तो 60 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिएगा। ठीक है, 60 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक इस तरह से ले सकते हो, 2 तो हो जाएगा कितना 30 और ये कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4। उम्मीद करता हूँ लघुत्तम लेने आता होगा। ठीक है, जब आप इसको पूरा लघुत्तम करोगे ना, लघुत्तम करोगे तो देखिएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, लघुत्तम समापवर्तक 420 ही आएगा। ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि 60 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक 420 है। मतलब जो हमने माना था 60 को छोटा संख्या, बिल्कुल सही है। तो छोटा अंक कितना होगा, तो इस प्रश्न के हिसाब से छोटा अंक जो है वो 60 ही है। ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? ठीक, 2 क्वेश्चन समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लड़कों को बॉय लिख देता हूँ, ठीक है, और लड़कियों को गर्ल लिख देंगे। ठीक है, तो बॉय और गर्ल का अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है 5:3। ठीक है, समझिएगा बात को, 5 अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक भाई, चलिए आगे हल करते रहेंगे। ठीक, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं, पार्टी से 10 लड़के चले गए। अच्छा, अब भाई बॉय और गर्ल का अनुपात दिया है, मतलब हम 1 मिनट के लिए मान सकते हैं कि बॉय की संख्या क्या है। ठीक है, जब भी अनुपात का सवाल आएगा ऐसे ही मानना है आपको, बॉय की संख्या 5x मान लो और गर्ल की संख्या कितनी मान लो, गर्ल की संख्या मान लो आप 3x। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 10 लड़के पार्टी से चले गए। ठीक है, तब अनुपात कितना हो जाता है, 1:1। मतलब जो बॉय है जो 5x थे उसमें से 10 लोग चले गए, मतलब 5x में से क्या हो गया, 10 माइनस कर दो। 5x माइनस कितने हो गए, 10। लड़कियों में कोई गया क्या, नहीं गया, लड़कियां जितनी थी उतनी ही रहेंगी। बट्टे क्या कर दो 3x, क्योंकि अनुपात का मतलब ही बटा होता है ना। तब अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 1:1। अनुपात का मतलब बटे होता है। अब आप इसको आराम से हल कर सकते हो। देखिए कैसे हल कर सकते हो कि हमारे पास आ गया 5x ऋण 10 बटे में आ गया आपका कितना 3x, और ये हो जाएगा बराबर 1/1। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5x ऋण 10 बराबर 3x। ठीक है, पक्षांतर करोगे तो 5x ऋण 3x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गया? x बराबर कितना आया, 5 आया। अब हमको पूछा कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। ठीक, तो पार्टी में अगर व्यक्तियों की संख्या पूछी है या ये पूछना चाहता है कितने लड़के और लड़की दोनों को मिला के, तो लड़के की संख्या 5x थी पहले ही और 3x लड़कियों की संख्या थी, दोनों को जोड़ दो ना तो कितना हो जाएगा। तो अगर बात करें टोटल की, तो टोटल जो हो जाएगा ना, टोटल हो जाएगा 8x। कितना हो जाएगा, 8x, और x का मान हमने निकाला यहाँ पे कितना है, 5 है। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पार्टी में लड़के लड़कियों का अनुपात वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। ठीक, यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में पुनः उसी स्थान पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 3 पहिए हैं, 20, 30 और 40 चक्कर लगाते हैं 1 मिनट में। ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाते हैं, इतना। तो एक चक्कर लगाने में कितना लग, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 मिनट में, एक एक करके बता रहा हूँ, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 20 चक्कर। पहले पहिए की बात करें तो एक चक्कर लगाने में कितना, देखिएगा ऐसे लिखता हूँ, एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा। अगर मैं आपको पूछूं तो एक चक्कर में
1/20 मिनट लगेगा कि नहीं ये बताइए। 20 को उधर पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/20 मिनट। ठीक है, ये पहले पहिए का है। वैसे दूसरे पहिए का अगर बात करें तो दूसरे पहिए का 1/30 मिनट हो जाएगा, 1/30 मिनट। तीसरे पहिए का बात करें तो 1/40 मिनट हो जाएगा। समझ आया पूरा। ठीक, अब याद रखिएगा जब भी इसमें ना ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वे पुनः कब मिलेंगे, पुनः किस स्थान पर जाकर मिलेंगे, तो लघुत्तम ही निकालना होता है। एकदम गांठ बांध के रख लीजिए। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, 1/20, 1/30 और 1/40 का क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। ठीक है, इनका क्या निकालना है, लघुत्तम हमको क्या करना है, निकालना है। और जो लघुत्तम निकलेगा वहीं से हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो समझिएगा। ठीक, तो 1/20 मिनट, 1/30 मिनट, 1/40 मिनट का लघुत्तम निकालना है। अब लघुत्तम निकालने का तरीका आपको पता है, ऊपर में जो है ना जिसको हम अंश कहते हैं, तो अंश का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 और 1 का लघुत्तम तो 1 ही होगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाले का महत्तम निकालना होता है। क्यों? क्योंकि जब भी बटे में होता है तो जो चीज़ पूछा जाता है तो उसका लघुत्तम अगर पूछा है तो ऊपर वाले का अंश का लघुत्तम निकालो और नीचे वाले का महत्तम निकालो। तो 20, 30 और 40 का अगर महत्तम निकाले तो 20, 30 और 40 का महत्तम समापन तक आपको निकालने आता है। इस तरह से देखिएगा, मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आप इस प्रोसेस से महत्तम निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कीजिएगा और निकालिएगा। तो 20, 30 और 40 का अगर हम महत्तम बात करें तो इसका महत्तम समापवर्तक होगा 10। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। 1/10 मिनट हमारा आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में जब देखिएगा तो ऑप्शन में जो सेकंड में दिया है, तो 1/10 मिनट को सेकंड में नहीं बदल सकते क्या। 1/10 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलें तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मिनट की जगह में 60 डाल दो, सीधी सी बात है। तो 10 छक्के 60, तो 6 सेकंड, 6 कम 6 हुआ ना, 6 सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 6 सेकंड। क्लियर हुआ। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात क्या है, 5:3 है। यदि दोनों रुपए 200 की बचत करते हैं तब ए का आय कितना है, ये पूछ रहा है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखिएगा, आय का अनुपात दिया है और खर्च का अनुपात दिया है। ठीक है, एकदम अच्छे से समझिएगा। आय का अनुपात ए और बी के आय का अनुपात दिया है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ए की आय मान लो कितनी है, 3x है। ए का आय कितना है, 3x है। और बी का आय कितना है, बी का आय हो जाएगा 2x, क्योंकि अनुपात दिया है। तो ये आय की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, आय की। आय जो है ए का 3x है और बी का क्या है, 2x है। क्लियर हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों जो है 200 रुपये की बचत करते हैं और खर्च का अनुपात 5:3 है। तो बचत कब होगा पता है, जो आय है उसमें से जो बचत करते हैं उसको जोड़ दिए या जो घटा दिए तो खर्चा निकल जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। देखिए एकदम आसान तरीका ये रहेगा कि आप क्या कीजिए, जो 3x आय है, 3x आय है ए का और 2x आय है बी का, इसमें वो बचत करते हैं 200 रुपये, 200 रुपये ये भी, 200 रुपये ये भी। तब हमको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का पर्टिकुलर खर्च का अनुपात मिल जाएगा। कितना है खर्च का अनुपात, 5:3। कितना है, 5:3। ठीक, अब इसको बस आपको हल करना है तिर्यक गुणा करके। तो ये 3 उधर ऊपर गुणा होने चले जाएगा, इधर ऊपर में गुणा होगा और ये इसके साथ गुणा होगा। तिर्यक गुणा करने आता है ना, तो हो जाएगा 9x ऋण 600 हो जाएगा बराबर 10x ऋण ये हो जाएगा 1000। ठीक, इसी को हल करना है भाई। तो आप आराम से हल कर सकते हैं। देखिए x वाले को एक तरफ ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 9x में से 10x माइनस करना है और इधर हो जाएगा -1000 धन, तो -1000 और ये हो जाएगा धन 600। तो आपके पास क्या बचेगा, एक ठो x माइनस x, क्योंकि 9x में से 10x घटाएंगे -x बचेगा और यहाँ हो जाएगा ऋण 400। मतलब x का मान कितना आ गया आपका, 400, क्योंकि ऋण और ऋण क्या हो गया, कट गया। तो x का मान आपका कितना आ गया, 400 आ गया। अब हमको पूछा क्या है, a का आय क्या है। तो a का आय तो आपको पता है ये है 3x और x का मान 4 पता चल गया, मतलब 3 चौक 12x हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुणा 400, तो x हो जाएगा 400, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। 1200 रुपये क्या है, a का आय है, ऑप्शन डी। ठीक, समझ आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गया। 6वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात आपको दिया है 5:7 है। 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था, 8:13 था। अब देखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
पहले दो व्यक्ति का अनुपात जो दिया है, तो मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ए का जो उम्र है ना, ए का उम्र वो 5x है और बी का उम्र क्या है 7x है, ठीक है। अब देखिए 18 साल पहले की बात कर रहे हैं, उनका अनुपात कितना था 8:13, मतलब 18 साल घटा दो इसमें से, तो ए 5x में से 18 घटा देंगे और 7x में से 18 घटा देंगे, तब इनका अनुपात कितना हो जाएगा 8:13, मतलब 8/13 हो जाएगा। बस फिर से वही, इसको तिर्यक गुणा करके आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 13×5 65x हो जाएगा, ये हो जाएगा 65x, ठीक है। ऋण 18 × 13 कर दीजिए इसको, ठीक, बराबर ये हो जाएगा 8×7 56x, 56 हो जाएगा 56x माइनस 18 × 8 कर दीजिएगा, 18 × 8, ठीक। अब देखिए x वाले को एक तरफ ले आओ, तो 65x में से 56x को घटा दो, ठीक है। और इधर ये वाले माइनस वाला -18 × 13 उसको उधर पक्षांतर करोगे तो वहाँ पे आप पहले तो 18 को कॉमन निकालो, क्योंकि इधर भी 18 उधर भी 18, तो ये प्लस में हो जाएगा उधर जाके, तो 18 निकल गया, ठीक। यहाँ पे बच गया 13 क्योंकि वो प्लस हो गया, और यहाँ पे -18 बाहर निकल गया तो 8 बचा, -8। अब 13 में से 8 घटा दो कितना बचा, तो 8 5 13 होता है ना, तो 5 बचा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 5। अब 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 आ गया आपका। अब यहाँ पे 65 में से 56 घटा दो, तो 65 में से 56 घटा दोगे तो 9x आ जाएगा, मतलब x का मान आपका मिल जाएगा कितना है, क्योंकि 9 उधर जाके भाग कर देगा, तो 9×10 90, तो x का मान आपका आ गया कितना 10, ठीक। अब उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, तो a का यही तो वर्तमान उम्र था जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया, x का मान जैसे ही पता चला उस मान को यहाँ डाल दो भाई, तो a का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 10 × 5 मतलब 50, और b का कितना हो जाएगा, तो b का हो जाएगा 70। 50 और 70 कोई ऑप्शन में दिख रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक समझ आ गया। छठवां, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का बहुत आसान तरीका है। देखिए, जब भी कोई लगातार संख्या दिया, सम संख्या दिया, विषम संख्या दिया, उसका औसत पूछा, औसत मतलब होता है बीच की संख्या, मध्यमान जिसको कहते हैं मध्यमान। तो 5 संख्या अगर पूछा ना, 5 लगातार संख्या, तो 5 ठो मैं क्या करता हूँ जगह बना दिया, ये लीजिए पेपर में हल करने का आसान तरीका, 5 मैंने क्या किया जगह बना दिया। अब जो 16 औसत जो दिया ना वही तो मध्य की संख्या है, तो मध्य की संख्या में मैं मध्य वाली संख्या में क्या डाल दिया 16 डाल दिया। क्वेश्चन में बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछा है। अब बड़ी संख्या के लिए देखिए मैं इधर जाऊँगा ना, इधर तो नहीं जाऊँगा, इधर तो नहीं जाना है हमको, इधर ही जाना है, इधर जाएंगे हम लोग। तो बड़ी संख्या यहाँ जो संख्या आएगा वही होगा। अब बड़ी संख्या कैसे लेना है, तो देखिए 5 लगातार बोल रहा है, मतलब अगर ये 16 है तो इससे पहले होगा 15, इससे पहले होगा 14, ठीक है। अगर ये 16 है तो इसके बाद होगा 17 और यहाँ होगा 18। अब हमको जो बड़ी संख्या पूछा है मतलब ये 18 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 14 हमारा आंसर होता। कितना आसान सा सवाल है ना। और ये आता ही आता है, आप चाहे गणित के विशेषज्ञ हो ना हो, आपने गणित कभी पढ़ा ना पढ़ा, लेकिन इस तरह से आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। क्लियर हुआ। चलो 7वां सवाल समझ आ गया। 8वें नंबर पे आते हैं। ए तथा बी की औसत आयु जो है 20 वर्ष है। ध्यान से देखिएगा, ए तथा बी की औसत आयु कितनी वर्ष है, 20 वर्ष है। यदि सी ए का स्थान ले लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है। देखिए औसत का मतलब क्या है, अगर मान लो ए और बी का, मैं एक बार हल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी की औसत आयु, ठीक, एक मिनट देखिएगा, ठीक है। ए प्लस बी की औसत आयु बोल रहा है, मतलब ए प्लस बी बटे 2, ठीक है, औसत बोल रहा है ना। यही क्या होगा, ए और बी का औसत हो जाएगा 20, क्योंकि प्रेक्षणों का एक बटे प्रेक्षणों की संख्या, ए और बी 2 लोग हैं तो बटे में 2 किया। तो ए प्लस बी बराबर कितना मिला मुझे, देखिए ए प्लस बी बराबर मुझे मिल गया क्या, इधर 2 को उधर भेज दूंगा तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। ए और बी का हमको योग मिल गया। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे सवाल में, सवाल का खेल देखिए। सी ए का स्थान ले लेता है, मतलब ए की जगह में कौन आ जाता है, सी आ जाता है, और बी वैसी का वैसी रहेगा। तब जो है औसत आयु 19 हो जाता है। औसत आयु कितना बोल रहा है, 19। फिर से 2 लोग हैं तो 19 गुणा 2 कर दिया मैं, कितना हो गया, ये हो गया 38। यहाँ तक समझ आया क्यों 2 किया, ठीक। जैसे यहाँ पे किया, पूरा हल नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ क्योंकि उतना समय रहता नहीं है आपके पास, ठीक है। आगे देखिएगा, तथा यदि सी बी का स्थान ले लेता है, अब सी जो है बी का स्थान ले लेगा,
यहाँ पे सी जो है बी का स्थान ले लेगा, मतलब ए प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बी था ना, उसकी जगह में सी हो जाएगा। तब औसत कितना हो जाएगा, तब औसत बोल रहा है 21 हो जाएगा। तो 21 गुणा फिर से क्या कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको क्या पूछा है, तो ए बी सी की आयु होगी, ए बी सी का आयु पूछा है। तो ये काम करो, जो 3 ठो हमारे पास समीकरण है ना, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को जोड़ दो। तो ए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी, 2 सब में है ना भाई, 2 ए भी होगा, 2 बी भी होगा, 2 सी भी होगा, समझ रहे हो क्या। ठीक, तो 2 गुणा मैंने बाहर कर दिया। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 40 80 हो गया, 40 और ये हो जाएगा 40 80, 2 बचा उसको दे दो, तो ये फिर 40 हो जाएगा। तो 40 40 80 और 40 120 हो गया। ठीक है, मतलब ए बी और सी का अगर हम बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 उधर जाके भाग में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, भाग में। इसको भाग देगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब ए बी सी तीनों का योग कितना आया, 60 आया। अब देखिए हमारे पास ए और बी का मान पता है, ए और बी का मान कितना है, 40। तो अगर मैं ए और बी की जगह में 40 रख दूंगा तो सी का मान मिल जाएगा। सी का मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। तो हो जाएगा सी का मान कितना, 60 में से 40 हटा देंगे, आ गया 20। ठीक, तो सी जो है 20 वर्ष वाला। अब सी का मान पता चल गया तो आप बी का भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए सी का मान पता चल गया हमको, तो क्योंकि सी प्लस बी 38 है, सी प्लस बी कितना है 38, तो सी का मान आपको पता है 20 है, तो जो बी है वो कितना होगा, तो बी जो होगा वो 38 माइनस 20 करेंगे 18 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, 38 माइनस 20 करेंगे, क्योंकि सी उधर जाएगा ना, ये वाला सी उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 38 माइनस 20 करेंगे 18 हो गया। तो बी का मान भी पता चल गया। अब सी और बी अगर हमको पता चल गया तो बी और सी यहाँ पे बी और सी की जगह में हम डाल दिए, तो कितना हो जाएगा, 20 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। ये तो समझ आ गया। अब 38 में से अगर हम 60 घटा दिए तो क्या हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 38। ठीक है, क्योंकि बी और सी का मान हमको पता है, बी और सी का मान 38 है ना, तो यहाँ पे घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 22। तो हमको तीनों मान पता चल गया, ए का 22, बी का 18 और सी का 20। तो देखिए ए का 22, बी का 18 और सी का 20। ऑप्शन 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 8। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा है, बहुत थोड़ा आपको दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है भाई, 40 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है और कुल मासिक व्यय में 2000 रुपये की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपये कम हो जाता है, तो पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता था, पहले कितना होता था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं विद्यार्थी का औसत व्यय कितना है, x। ठीक है, औसत अगर व्यय की बात करें, औसत खर्च की बात करें, ठीक है, औसत खर्च शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे, औसत खर्च मान लो क्या है, x रुपये। कितना है, x रुपये। x रुपये है एक छात्र का, समझिएगा, x रुपये प्रति छात्र प्रति माह। x रुपये एक छात्र का एक माह में है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो पूरा जो अपना मेस है उसका कुल खर्च कितना है, मेस का अगर हम बात करें, मेस का खर्च, तो मेस का खर्च हम मान लेते हैं y है। समझ रहे हो बात। ठीक, तो अब देखिएगा पूरा बात समझ आ गया। औसत खर्च है x एक विद्यार्थी का और मेस का पूरा खर्च है y। अब 40 विद्यार्थी हैं भाई, तो कुल कितना खर्च होगा, 40x होगा ना। ठीक है, 40x होगा और यही 40x उस मेस के पूरे खर्च के बराबर होगा y के। ये बात तो समझ आ गया। ये हमारा पहला समीकरण है। लेकिन आगे और कुछ बातें बताई गई है। देखिए कि 2000 रुपये की वृद्धि हो जाती है, किसमें, मेस के खर्च में 2000 रुपये की वृद्धि हो जाती है और मासिक व्यय में कितना, 200 रुपये का कमी हो जाता है। ये बात है, मासिक औसत व्यय में 200 रुपये का कमी हो जाता है। मतलब जो पहले x था अब उसमें 200 रुपये घटा दो। ठीक, और विद्यार्थी कितने बढ़ गए, 10 विद्यार्थी और बढ़ गए, तो 40 की जगह हो जाएगा 50 और जो x था, x में से 200 घटा दो। ठीक है, अब y जो था क्या था,
मेस का खर्च था, लेकिन मेस का खर्च अब कितना बढ़ गया, 2000 बढ़ गया, तो y नहीं रहा, y प्लस 2000 हो गया। आसान था कि नहीं, पूरी चीज़ों को समझते हुए चलना। ठीक, अब इसको हल बस करना है आपको, तो ये हो जाएगा 50x हो जाएगा, तो 50x ऋण, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और डबल जीरो लगा दो भाई। ठीक है, 1000 हो जाएगा ये, 1 2 3, ठीक है, और ये 4 10,000 हो जाएगा, सॉरी। ठीक, और ये हो जाएगा y प्लस 2000। यहाँ तक बात समझ आ गया, अच्छे समझ आया। ठीक, अब क्या करना है आपको, x और y वाली चीज़ों को एक तरफ ले चलो, तो x और y वाली चीज़ों को एक तरफ ले चलें तो ये हो जाएगा कितना, 50x ऋण y, क्योंकि y उधर जाके ऋण में हो जाएगा और ये ऋण वाला है उधर जाके धन में हो जाएगा, तो 10,000 इधर और ये 2000 दोनों जुड़ जाएंगे तो 12,000 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं क्या कर दिया, 12,000 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 12,000 तो हमारे पास आ गया, 50x ऋण y बराबर कितना है, 12,000। लेकिन यहाँ से देखिए y का मान कितना है, समीकरण 1 में y का मान जो है वो 40x के बराबर आता है, तो y की जगह में 40x लिख दूँ तो गलत नहीं है, तो 50x ऋण 40x बराबर क्या हो जाएगा, 12,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 10x बराबर 12,000 आ गया, 10x बराबर कितना आ गया, 12,000। तो एक ठो x बराबर कितना हो जाएगा, एक ठो x बराबर हो जाएगा 1200, एकदम आसान। एक ठो x बराबर कितना हो जाएगा, 1200। अब क्या पूछा है, कितना मासिक व्यय होता था पहले जब 40 लोग थे, तो एक जन के लिए देखो औसत खर्च जो है एक विद्यार्थी का x है, तो 40 विद्यार्थी का कितना होगा, तो 1200 गुणा क्या कर दो, 40 कर दो, बस आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 12 24 12 3 36 12 चौक 48, 48,000 इसका क्या होगा, सबसे सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो 9 क्वेश्चन समझ आ गया। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत आसान था ये। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। ये कठिन सवाल हो सकता था, लेकिन हमने बहुत आसानी से इसको समझते हुए हल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एकदम आसान सा क्वेश्चन फिर आपको दे दिया है। ठीक है, 0.3 का ध्यान रखिएगा, 0.3 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले 0.3 का 5% निकाल लो, तो 0.03 का 5% कहने का मतलब है 5/100। ठीक है, 5/100 हमने निकाल लिया, तो 3 पंचे ऊपर में गुणा कर दो, 5 3 15 हो जाएगा, मतलब 0.15 होगा। 0.15 बटे क्या आ गया हमारा 100। ठीक है, अब इसी का इसके साथ प्रतिशत पूछा है, तो जिसको पूछा जाए उसको ऊपर रखो। ठीक है, तो 0.15/100 को ऊपर रखा। ठीक, किसके साथ पूछा जा रहा है, इसके साथ, इसका कितना प्रतिशत होगा बोल रहा है ना, तो इसको नीचे रखो 0.05 और गुणा में कर दो 100%, तभी तो प्रतिशत निकलेगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये जो 100 बटे में है वो इधर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ न रख के इसको हम यहाँ लिख देंगे, तो कोई गलत तो नहीं है ना, नहीं है बिल्कुल भी। ये 100 और ये 100 कट जाएगा। ठीक, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा 0.15 बटे 0.05। ठीक है, 2 संख्या बाद यहाँ पे भी दशमलव, 2 संख्या बाद यहाँ पे भी दशमलव, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर इसको 15/5 लिख दूँ तो गलत नहीं होगा। इतना ही परसेंट हमारा आंसर है। अभी 5 से कट सकता है कि 5 3 15, मतलब 3% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो 3% ऑप्शन में दिख रहा है, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया 10 क्वेश्चन। आगे आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए, कुल व्यय पहले जैसा रहे। ठीक है, तो पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि मान लो हो रही है। ठीक है, 25% का मतलब क्या है, ठीक देखिएगा, तो अगर हम बात करें 25% का मतलब, तो 25% का मतलब अगर हम इसको बटे में चेंज करें तो कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक होगा, करने आता है। तो 25% का अगर हम मतलब निकालें तो 25% मतलब बटे में 100 होता है ना, तो ये 25 से कम 25 और 25 चौक 100। इसी तरीके से मैंने निकाल दिया कि 25% मतलब 1/4 होता है। ठीक, मतलब समझिएगा यहाँ पे ये समझिए कि पुराना जो है और नया क्या है। तो देखिए पुराना और नया वैल्यू हमको यहाँ पे मान जो है पता चलना चाहिए। पेट्रोल की कीमत मान लो यहाँ 1/4 का मतलब क्या पता है, 4 रुपये पहले रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, वृद्धि हो रहा है, कितना हो रहा है, 1, 4 में 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, नया 5 हो जाएगा। ठीक,
अब क्या कह रहा है कि इसके उपयोग में या उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी ला जाएगी, कुल व्यय पहले जैसा रहे। अब कुल व्यय जो है पहले जैसा बनाने के लिए पुराना जो है 5 होना चाहिए और नया जो है 4 होना चाहिए। इसको उलट देना है बस। जैसे 4 और 5 आ रहे हैं ना, तो 5 को इधर ले आओ, 4 को इधर ले आओ बस। तो अब दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर है 1 का। कितने का अंतर, 1 का अंतर है। तो 5 और 4 में 1 का अंतर है, तो 1 को रख दो ऊपर। ठीक, अब हमको क्या पूछ रहा है, कमी लाई जाए, कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए। तो 5 पहले था ना, ठीक है, 5 में हम 1 की कमी ला रहे हैं, बस इसी का परसेंट निकालना है। तो 1 को ऊपर रखना है, जितना अंतर आ रहा है उसको ऊपर रखना है, और जो पूछा जा रहा है, जिसके आधार पर पूछा जा रहा है, तो 5 के आधार पर तो उसी को क्या करना है, नीचे रखना है। अब कटा देना है भैया आपको बस। 5 एकम 5 और 5 बीसम 100, तो 20% क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, 20% क्या होगा आपका आंसर होगा। सेम ऐसा ही सवाल आपका अगला वाला है। ये आता ही है इस तरह का सवाल, 12वां सवाल, और ये मैं आपके लिए क्या करता हूँ, होमवर्क देता हूँ। सेम सवाल है, होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि 25 क्वेश्चन एक साथ कराऊँ, लेकिन अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेट वगैरह का दिक्कत होता है, काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए 25 क्वेश्चन मैं एक साथ नहीं करा पा रहा हूँ। 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया मान लो। तो अब क्या होगा कि आप इसको बना लोगे, जो मैंने बताया 11वां सवाल सेम वैसे ही का वैसा 12वां बनेगा। तो ये आधा हो जाएगा और आधा पार्ट 2 में हम लोग कर लेंगे। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है और इसी तरह के और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा कि जी सर हमको पार्ट 2 चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो पेन और कॉपी लेकर के भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो स्क्रीन में ही मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बाकी जो भी जिस भी तरह का आपको डाउट होता है बिल्कुल बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ये हॉस्टल वार्डन क्या ज़बरदस्त तैयारी आप कीजिए, 25 में 25 नंबर लाने की गारंटी है, फिर हमारी हो जाएगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एकदम सीरियसली करते जाइए, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से करिए। वहाँ आपका एग्ज़ाम टाइम में क्लिक करेगा माइंड, और आप आसानी से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे सवाल को। तो यहाँ तक समझ आया। आज पार्ट 1 में इतना ही रखता हूँ मैं। तो 12 सवाल कंप्लीट। 12वें सवाल का आंसर कितना आ रहा है, ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कॉपी वाला एक क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क में दे दिया, आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इम्पोर्टेंट और बहुत फेबुलस क्लास के साथ, जहां हम इसके पार्ट 2 लेकर के आएंगे और भी इम्पोर्टेंट क्लास लगातार लाते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ।